नमस्कार। कभी-कभी कुछ कानूनी सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ नियमों की बात नहीं करते, बल्कि मानवीय संवेदनाओं और व्यवस्था की सीमाओं को भी कुरेदते हैं। बिल्कुल। जैसे सोचिए, अगर किसी बैंक कर्मचारी की मृत्यु हो जाए और उसके कुछ समय बाद बैंक एक नई अनुकंपा नियुक्ति योजना लाए, क्या उस कर्मचारी के परिवार को उस नई योजना का लाभ मिल सकता है? ये सवाल सुनने में सीधा है, पर है नहीं। ये सवाल सुनने में भले ही सीधा लगे, लेकिन इसकी पेचीदगियां अदालतों तक पहुंच गई हैं। आज हम इसी उलझन पर बात कर रहे हैं, खास तौर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक्स मतलब आरआरबीज के संदर्भ में। अच्छा, आरआरबीज की बात कर रहे हैं। जी। 10 मई 2019 को एक योजना आई थी, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति अनुग्रह राशि भुगतान योजना। हमारी आज की ये जो पूरी बातचीत है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक हालिया फैसले पर आधारित है। ओके। जिसमें प्रथमा यूपी बैंक, बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक जैसे कई बैंक शामिल थे। और हमारे पास स्रोत के तौर पर इसी अदालती फैसले के अंश हैं। हमारा लक्ष्य इस फैसले के जरिए ये समझना है कि इस योजना, खासकर इसका जो क्लॉज 8 है, खंड 8, हाँ, खंड 8, उसकी व्याख्या में क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों अलग-अलग जज इस पर अलग राय रख रहे हैं। सही। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये योजना उन परिवारों पर भी लागू होती है जिनके कमाने वाले सदस्य की मृत्यु योजना आने से पहले हो गई थी? यहीं पर आके कानून और करुणा के बीच एक तनाव दिखता है। बिल्कुल। पहले योजना के मूल उद्देश्य को समझ लेते हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये योजना उन स्थायी बैंक कर्मचारियों के आश्रित परिवारों की मदद के लिए है जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है। इसमें दुर्भाग्यवश आत्महत्या भी शामिल है, या फिर जो 55 साल की उम्र से पहले किसी गंभीर बीमारी या अक्षमता के कारण रिटायर हो जाते हैं। ये योजना के खंड 1.1 में कहा गया है। और ये भी साफ है कि कौन इसके दायरे से बाहर है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वाले, अस्थायी कर्मचारी या कमीशन एजेंट, ये सब लोग इसके तहत नहीं आते। ये खंड 1.2 में बताया गया है। ठीक है, ये क्लैरिटी है। हाँ, ये स्पष्ट है। अब योजना लागू कब से हुई, ये भी एक अहम मुद्दा है। भारत सरकार ने दिसंबर 2018 में कहा था कि योजना तब से प्रभावी होगी जब संबंधित आरआरबी का बोर्ड इसे अपनाएगा। अच्छा, बोर्ड के अपनाने पर निर्भर था। जी, नाबार्ड ने बैंकों को इसे अपनाने की सलाह दी, तो फिर अलग अलग बैंकों ने इसे अलग अलग तारीखों पर अपनाया। जैसे प्रथमा यूपी बैंक का जो मामला हम देख रहे हैं, उसमें ये 1 मार्च 2019 से लागू हुई। ठीक है, तो यहीं से मामला पेचीदा होना शुरू होता है ना? योजना लागू होने की एक तारीख है 1 मार्च 2019। जी। लेकिन क्या इसका फायदा उन लोगों को मिल सकता है जिनकी जरूरत योजना आने से पहले ही पैदा हो चुकी थी, मतलब जिनकी मृत्यु पहले हो गई? एकदम सही। इसी सवाल ने असल विवाद को जन्म दिया। एक केस है श्रीमती मंजीत कौर बनाम प्रथमा यूपी बैंक का। ये इसे समझने में मदद करेगा। हाँ, बताइए। उनके पति जो बैंक कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु 19 जनवरी 2018 को हुई थी। 2018 में? योजना आई 2019 में? बिल्कुल। बैंक ने योजना, जैसा उन्हें बताया, 1 मार्च 2019 से लागू की। जो श्रीमती कौर ने बाद में इस योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, तो बैंक ने दिसंबर 2021 में उनका आवेदन खारिज कर दिया। खारिज कर दिया? और बैंक का आधार क्या था? वही तारीख वाला? हाँ, बैंक का तर्क सीधा था। कर्मचारी की मृत्यु योजना के प्रभावी होने की तारीख यानी 1 मार्च 2019 से पहले हुई थी, इसलिए वे इस योजना के तहत पात्र नहीं हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई होगी, क्योंकि मामला कोर्ट तक पहुंचा। बिल्कुल नहीं। श्रीमती कौर ने बैंक के फैसले को हाईकोर्ट में रिट याचिका के जरिए चुनौती दी। सिंगल जज यानी मामले की सुनवाई कर रहे एक जज ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली। अच्छा, तो सिंगल जज ने माना कि उन्हें लाभ मिलना चाहिए। हाँ, जज का मानना था कि योजना का जो खंड 8 है वो ऐसा है कि मृत्यु योजना से पहले होने के बावजूद अगर आवेदन एक निश्चित समय सीमा के अंदर दिया गया है तो उस पर विचार किया जा सकता है। ओके, तो अब हमें इस खंड 8 को ध्यान से देखना होगा। ये ही वो हिस्सा है जो इस पूरे विवाद की जड़ में लगता है। क्या कहता है ये खंड 8? खंड 8 का शीर्षक है आवेदन पर विचार करने की समय सीमा। इसमें 2 मुख्य बातें हैं, 8.1 और 8.2। ठीक है। खंड 8.1 कहता है कि किसी पात्र आश्रित से मिले आवेदन पर सामान्य तौर पर मृत्यु या मेडिकल रिटायरमेंट की तारीख से 5 साल तक विचार किया जाना चाहिए। हर मामले को उसकी मेरिट के आधार पर देखना होगा। 5 साल, ये तो एक सामान्य समय सीमा लगती है, 5 साल। लेकिन शायद खंड 8.2 में कुछ खास है। हाँ, खंड 8.2 थोड़ा अलग है, थोड़ा पेचीदा है।
ये कहता है कि बैंक अनुकंपा नियुक्ति के अनुरोध पर तब भी विचार कर सकता है जब कर्मचारी की मृत्यु या मेडिकल रिटायरमेंट बहुत पहले, यहां तक कि 5 साल पहले हुई हो। अच्छा, 5 साल पहले भी? लेकिन इसमें शायद कोई शर्त होगी। हाँ, इसमें एक चेतावनी भी है। चेतावनी ये कि ऐसे बहुत पुराने मामलों पर विचार करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। देखिए, अनुकंपा नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवार को तत्काल आर्थिक मदद देना। बिल्कुल, अचानक आए आर्थिक संकट से तत्काल राहत देना। तो अगर कोई परिवार इतने सालों तक, मतलब 5 साल से भी ज्यादा, किसी तरह अपना गुजारा चला पाया है, तो ये इस बात का संकेत माना जा सकता है कि उनके पास जीने के कुछ साधन थे। ऐसे मामलों में जांच बहुत बारीकी से होगी और नियुक्ति का फैसला केवल बैंक का बोर्ड ही ले सकता है। तो सिंगल जज ने इसी खंड 8.2 के 5 साल पहले वाले हिस्से को पकड़कर ये नतीजा निकाला कि योजना पिछली तारीख से भी लागू हो सकती है। यानी ये क्लॉज 8.2 योजना को एक तरह से रेट्रोस्पेक्टिव, पूर्वव्यापी बना देता है। सिंगल जज की व्याख्या का आधार यही था। उनका मानना था कि खंड 8.1 और 8.2 को मिलाकर पढ़ने पर यही मतलब निकलता है कि भले ही मृत्यु योजना आने से पहले हुई हो, अगर आवेदन 5 साल के अंदर है या विशेष परिस्थितियों में 5 साल बाद भी, तो उस पर विचार हो सकता है। ये व्याख्या निश्चित रूप से प्रभावित परिवारों के लिए उम्मीद जगाने वाली होगी। क्या इस व्याख्या को हाईकोर्ट में और समर्थन मिला? क्या और जजों ने भी यही माना? हाँ, मिला। एक दूसरे मामले में ये स्पेशल अपील थी नंबर 270 ऑफ 2023, जिसका शीर्षक था चेयरमैन बड़ौदा यूपी बैंक बनाम जितेंद्र। ओके, जितेंद्र केस। हाँ, इस केस में हाईकोर्ट की ही एक 2 जजों की बेंच, जैसे समन्वय पीठ या कोऑर्डिनेट बेंच कहते हैं, ने सिंगल जज के इस विचार से सहमति जताई। अच्छा, तो मतलब 2 जजों की बेंच ने भी कहा कि हाँ, ये पहले से लागू हो सकती है। जी। तो जितेंद्र केस में समन्वय पीठ ने क्या तर्क दिया इस पूर्वव्यापी प्रभाव के समर्थन में? जितेंद्र केस में बेंच ने कहा कि खंड 8.1 और 8.2 को साथ पढ़ने से विधायिका यानी नियम बनाने वालों का इरादा साफ छलकता है कि योजना को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाए। खासकर खंड 8.2 में 5 साल पहले 5 years ago जैसे शब्दों का इस्तेमाल, वो इसी ओर इशारा करता है। उन्होंने इस योजना को एक लाभकारी अधीनस्थ विधान माना। लाभकारी अधीनस्थ विधान, ये थोड़ा भारी शब्द है। इसका सरल मतलब क्या हुआ सुनने वालों के लिए? इसका सरल मतलब ये है कि ये एक ऐसा नियम है जो किसी बड़े कानून के तहत बनाया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को लाभ पहुंचाना है, फायदा देना है। ठीक है। इसलिए कोर्ट ने माना कि ऐसे नियमों की व्याख्या उदारता से की जानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को इसका फायदा मिल सके, संकीर्ण नजरिए से नहीं। अच्छा। जितेंद्र केस में कर्मचारी यानी पिता की मृत्यु 12 अगस्त 2014 को हुई थी। योजना आई 2019 में, यानी काफी पहले, 5 साल से भी ज्यादा। हाँ, योजना आने से काफी पहले। लेकिन कोर्ट ने माना कि खंड 8 के तहत उनका मामला विचारणीय है। समझ गई। तो एक तरफ ये मजबूत तर्क है कि योजना का इरादा ही मदद करना है, इसलिए इसे उदारता से लागू करना चाहिए, भले ही मृत्यु पहले हुई हो। लेकिन जाहिर है बैंक इस व्याख्या से सहमत नहीं थे। उनका क्या कहना था? उनका क्या स्टैंड था? बैंकों का पक्ष भी कानूनी सिद्धांतों पर आधारित था। उनका मुख्य तर्क ये था कि किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार, जैसे अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार, उस तारीख के नियमों के हिसाब से तय होता है जब वो घटना घटी। यानी मृत्यु की तारीख। हाँ, कर्मचारी की मृत्यु की तारीख वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर मृत्यु की तारीख पर ऐसी कोई योजना लागू ही नहीं थी, तो बाद में आने वाली किसी योजना का लाभ कैसे दिया जा सकता है? हाँ, ये भी एक पॉइंट है। हाँ, अगर नई योजना खुद साफ साफ कहे कि वो पिछली तारीख से लागू होगी, तब बात अलग है, वरना नहीं। और क्या बैंकों ने अपने इस तर्क के समर्थन में कोई बड़े अदालती फैसलों का जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के? हाँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला दिया, जैसे कैनरा बैंक बनाम एम महेश कुमार, SBI बनाम जसपाल कौर, इंडियन बैंक बनाम प्रोमिला, NC संतोष बनाम कर्नाटक राज्य और मध्य प्रदेश राज्य बनाम आशीष अवस्थी। काफी सारे केसेस हैं। जी, इन सभी मामलों का निचोड़ कमोबेश यही था कि अनुकंपा नियुक्ति के मामले में वही नियम या योजना लागू होगी जो कर्मचारी की मृत्यु के समय प्रभावी थी। बाद में आई योजना, खासकर अगर वो ज्यादा फायदेमंद है, अपने आप पिछले तारीख से लागू नहीं हो जाती। तो ये तो एकदम विपरीत स्थिति हो गई। एक तरफ हाई कोर्ट की एक बेंच जितेंद्र केस वाली कह रही है कि योजना पूर्वव्यापी है, उसे पीछे से लागू करो। हाँ, और दूसरी तरफ बैंक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देकर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता,
ये तो काफी बड़ा कानूनी गतिरोध है। बिल्कुल। और इसी गतिरोध को सुलझाने के लिए वर्तमान मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की बेंच, इसमें रिजवान और अन्य याचिकाकर्ता थे। उस बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के एक और बेहद महत्वपूर्ण फैसले का गहराई से विश्लेषण किया। वो फैसला है सचिव सरकारी शिक्षा विभाग प्राथमिक बनाम भीमेश उर्फ भीमेप्पा। भीमेश केस, ठीक है। हाँ, और ये जानना दिलचस्प है कि भीमेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना था कि अनुकंपा नियुक्ति योजनाओं के पूर्वव्यापी प्रभाव को लेकर अलग-अलग अदालती फैसलों में काफी विरोधाभास है। मतलब कंफ्यूजन पहले से था। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भीमेश केस में इस विरोधाभास के बारे में क्या कहा? कोई दिशा निर्देश दिया, कोई रास्ता सुझाया? भीमेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण पैटर्न की ओर इशारा किया। उन्होंने पाया कि अक्सर ऐसा हुआ है कि जब कोई नई या संशोधित योजना आई और उसने मौजूदा लाभों को कम कर दिया, फायदे घटा दिए। हाँ, फायदे घटा दिए, तो अदालतों ने उस नई कम लाभ वाली योजना को पिछली तारीख से भी लागू मान लिया। लेकिन जब कोई नई योजना आई जिसने लाभों को बढ़ाया, तो अदालतों ने कहा कि नहीं, पुरानी योजना ही लागू होगी जो मृत्यु के समय लागू थी। ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। फायदे घटें तो नई योजना लागू, फायदे बढ़ें तो पुरानी। इसका क्या तर्क दिया गया? ये तो मतलब भेदभाव जैसा नहीं लगता? तर्क ये था कि अनुकंपा नियुक्ति सरकारी नौकरी पाने का सामान्य रास्ता नहीं है, ये एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। हाँ, ये तो है। इसे दया के आधार पर परिवार को तत्काल संकट से उबारने के लिए दिया जाता है। ये कोई निहित अधिकार या वेस्टेड राइट नहीं है, यानी ऐसा हक नहीं है जो आपको अपने आप मिल गया हो और जिसे छीना ना जा सके। ये सरकार की नीति पर निर्भर करता है और इसकी बहुत जांच पड़ताल होती है। इसलिए अगर कोई नई योजना आकर अचानक ज्यादा बड़े लाभ देने लगे तो उसे पिछली तारीख से लागू करना इस मूल सिद्धांत के खिलाफ जाता है कि ये सिर्फ एक अपवाद है, सामान्य नियम नहीं। मतलब अपवाद को ज्यादा नहीं फैलाना चाहिए। और भीमेश ने ये भी कहा कि किस आधार पर तय होना चाहिए कि कौन सी योजना लागू होगी, मतलब कट ऑफ डेट क्या हो। हाँ, भीमेश फैसले ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि नियम की व्याख्या किसी निश्चित और स्पष्ट आधार पर होनी चाहिए, जैसे कि कर्मचारी की मृत्यु की तारीख। ये सबसे साफ कट ऑफ है। अच्छा। इसे अनिश्चित कारकों पर नहीं छोड़ा जा सकता, जैसे कि आवेदन कब फाइल किया गया या उस पर बैंक कब विचार कर रहा है। इन तारीखों से तो गड़बड़ हो सकती है, मनमानापन आ सकता है। नियम स्पष्ट होना चाहिए। मृत्यु के दिन जो योजना थी वही लागू होगी। ओके, इसे थोड़ा समझते हैं। भीमेश के सिद्धांत के अनुसार अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु के समय कोई अनुकंपा योजना थी ही नहीं जी, और बाद में कोई योजना आती है जो पहली बार ये लाभ देती है, यानी लाभ बढ़ाती है, शून्य से कुछ तो करती है, हाँ, लाभ बढ़ाती है, तो वो योजना उस पुराने मामले पर लागू नहीं होनी चाहिए, यही मतलब हुआ? ये वर्तमान बेंच कर रही थी। रिजवान केस वाली कर्मचारियों की मृत्यु तब हुई जब आरआरबीज में ये 2019 वाली योजना लागू नहीं थी। ये योजना तो पहली बार ये लाभ लेकर आई। हाँ, तो अगर भीमेश के सिद्धांतों को सीधे सीधे लागू किया जाए तो इन परिवारों को 2019 की योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फिर उस जितेंद्र केस का क्या, जिसमें हाई कोर्ट की ही दूसरी बेंच ने कहा था कि खंड 8 इसे पूर्वव्यापी बनाता है। एक ही हाई कोर्ट की दो बेंचों की राय अलग अलग कैसे हो सकती है? ये तो कंफ्यूजन है। यहीं पर न्यायिक प्रक्रिया का एक अहम पहलू सामने आता है। जब ऐसा होता है तो जो बेंच बाद में सुनवाई कर रही है, यहाँ रिजवान केस वाली बेंच, वो अगर पिछली बेंच के फैसले से सहमत नहीं है तो वो अपनी असहमति जता सकती है। अच्छा। वर्तमान मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने पूरी विनम्रता से जितेंद्र केस वाली समन्वय पीठ के फैसले से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि वे जितेंद्र केस में खंड 8 की इस व्याख्या से सहमत नहीं है कि ये पूरी योजना को ही पूर्वव्यापी प्रभाव दे देता है। और उन्होंने जितेंद्र केस के लाभकारी विधान वाले तर्क को कैसे देखा कि भाई ये तो फायदा देने वाली स्कीम है, तो उदार बनो। इस बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के अन्य फैसलों का हवाला दिया, जैसे भवानी प्रसाद सरकार, उमेश कुमार नागपाल, और कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के नियमों की व्याख्या आमतौर पर सख्ती से की जाती है क्योंकि ये भर्ती के सामान्य नियमों का अपवाद है। इसे बहुत उदारता से नहीं देखा जा सकता। ओके। उनका मानना था कि खंड 8 का उद्देश्य सिर्फ ये बताना है कि अगर कोई मामला योजना के दायरे में आता है तो आवेदन कितने समय में दिया जा सकता है। मतलब ये एक समय सीमा या लिमिटेशन पीरियड बताता है। अच्छा, ये सिर्फ टाइम लिमिट है, स्कोप नहीं बढ़ाता। हाँ, ये खंड अपने आप में योजना के दायरे को पिछली तारीखों तक नहीं फैलाता। इस बेंच के अनुसार खंड 8 सिर्फ एक प्रक्रियात्मक हिस्सा है, प्रक्रिया बताता है, ना कि योजना के लागू होने की तारीख को बदलने वाला। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा कि अगर योजना बनाने वालों का इरादा इसे पूर्वव्यापी बनाने का होता तो वे इसे स्पष्ट रूप से लिखते,
जैसे कुछ अन्य सरकारी योजनाओं में लिखा गया है, जिनके केसेस भी हैं, राजकुमार केस, एमजीबी ग्रामीण बैंक केस। बिना स्पष्ट शब्दों के सिर्फ खंड 8 की भाषा के आधार पर इसे पूर्वव्यापी मान लेना सही नहीं होगा। इस बेंच ने एक और दिलचस्प बात नोट की। क्या? एक अन्य सिंगल जज ने पहले बेचनगिरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी यही माना था कि खंड 8 उन मौतों को कवर नहीं करता जो योजना लागू होने से पहले हुई थी। लेकिन शायद जितेंद्र केस की सुनवाई में इस फैसले पर ध्यान नहीं दिया गया था। ओहो, तो मतलब एक और जज पहले ये कह चुके थे। जी। तो अब स्थिति ये बनी कि हाईकोर्ट की एक बेंच जितेंद्र कह रही है कि योजना पूर्वव्यापी है और दूसरी बेंच रिजवान सुप्रीम कोर्ट के भीमेश फैसले का हवाला देकर कह रही है कि नहीं है और खंड 8 सिर्फ समय सीमा बताता है। ये तो क्लासिक न्यायिक मतभेद है। इसका समाधान कैसे निकाला गया? फिर क्या हुआ? जब एक ही कोर्ट की समान स्तर की दो बेंचों, जैसे दो समन्वय पीठों, के बीच किसी कानूनी बिंदु पर मतभेद होता है, तो उसका एक स्थापित तरीका है। उस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक बड़ी बेंच का गठन किया जाता है, जिसमें ज्यादा जज होते हैं, ताकि एक आधिकारिक और बाध्यकारी फैसला आ सके। अच्छा, लार्जर बेंच। हाँ, तो रिजवान मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने जितेंद्र केस से अपनी असहमति दर्ज करते हुए इस कानूनी सवाल को आधिकारिक रूप से तय करने के लिए एक बड़ी बेंच को भेज दिया, रेफर कर दिया। और वो क्या खास सवाल था जो बड़ी बेंच के सामने रखा गया? मतलब किस सवाल का जवाब अब बड़ी बेंच देगी? सवाल इस प्रकार तैयार किया गया, मैं लगभग शब्दशः बताता हूं। क्या योजना दिनांक 10/5/2019 के खंड 8 की वो व्याख्या जो चेयरमैन बड़ौदा यूपी बैंक बनाम जितेंद्र और अन्य तथा समान योजनाओं से संबंधित अन्य मामलों में दी गई है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सचिव सरकारी शिक्षा विभाग प्राथमिक बनाम भीमेश उर्फ भीमप्पा तथा अन्य संबंधित निर्णयों में प्रतिपादित कानून के आलोक में सही है? काफी कानूनी भाषा है। यानी सरल शब्दों में, क्या जितेंद्र केस का फैसला भीमेश केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित सिद्धांतों को देखते हुए कानूनन सही है, टिकाऊ है? एकदम सही, यही मूल प्रश्न है। तो अब गेंद बड़ी बेंच के पाले में है। उनका फैसला तय करेगा कि इस 2019 की योजना का लाभ उन कर्मचारियों के परिवारों को मिलेगा या नहीं जिनकी मृत्यु योजना लागू होने से पहले हुई थी। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ कानूनी दांव-पेच का नहीं है, ये उस बुनियादी दुविधा को दिखाता है जो अक्सर सामने आती है। एक तरफ नियम बनाने का मानवीय इरादा है, लोगों की मदद करना, खासकर संकट के समय में, बिल्कुल अनुकंपा का पहलू, और दूसरी तरफ कानून का स्थापित सिद्धांत है कि स्पष्टता होनी चाहिए और नियम उसी तारीख से लागू माने जाने चाहिए जब से वे प्रभावी हो, ताकि कोई भ्रम या मनमानापन न हो। और यहाँ खंड 8 की थोड़ी अस्पष्ट भाषा ने इस दुविधा को और गहरा कर दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका सीधा असर उन अनगिनत परिवारों पर पड़ेगा जो शायद इसी उम्मीद में हैं कि उन्हें अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए, खासकर वे जिनके यहाँ मृत्यु योजना आने या बदलने के आसपास हुई थी। बड़ी बेंच का फैसला उनके लिए बहुत मायने रखेगा। और बैंकों के लिए भी क्लैरिटी आएगी। हाँ, आरआरबीज के लिए भी महत्वपूर्ण होगा कि उन्हें किस नियम का पालन करना है। कंफ्यूजन खत्म होगा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारी कानूनी व्यवस्था कैसे नियमों की निश्चितता और स्थिरता, जो व्यवस्था चलाने के लिए जरूरी है, और उन मानवीय जरूरतों, जैसे अचानक आए पारिवारिक संकट से निपटना, के बीच संतुलन बनाए, जिनके लिए अनुकंपा नियुक्ति जैसी नीतियां बनती ही है। ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। और शायद ये मामला नीति निर्माताओं के लिए भी एक सबक है। क्या भविष्य में ऐसी योजनाओं को और ज्यादा स्पष्ट भाषा में लिखा जा सकता है ताकि इस तरह की व्याख्या की गुंजाइश कम हो? हाँ। और अदालतों का समय और प्रभावित परिवारों की ऊर्जा ऐसे विवादों में न लगे। मतलब पहले से ही क्लैरिटी हो तो बेहतर है। बिल्कुल, ये एक विचारणीय प्रश्न है। फिलहाल सबकी नजरें बड़ी बेंच के फैसले पर टिकी रहेंगी कि वो इस जटिल कानूनी और मानवीय मुद्दे पर क्या रुख अपनाती हैं। हाँ, देखते हैं इस कहानी का अगला अध्याय क्या होता है। बड़ा महत्वपूर्ण फैसला होगा ये।